ललित सोनी शिवरावाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार फिर एक नया लेसन प्रस्तुत है आपके समक्ष। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में जानकारी प्राप्त की थी केंद्र सरकार के बारे में, उसी प्रकार से इस बार आपको जानकारी प्राप्त होगी राज्य सरकार के बारे में। जिस तरह से केंद्र सरकार में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का स्वरूप होता है, उसी तरह से राज्य में भी इसका एक स्वरूप होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग इस तरह से। यहाँ पर संसद न होकर के विधानमंडल होता है, जो कि विधानमंडल दो रूप में बटा होता है, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। तो आपको इस लेसन में जानकारी मिलेगी विधानसभा और विधान परिषद के गठन और उनके कार्य के बारे में, और साथ ही जानकारी प्राप्त होगी कार्यपालिका की में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में कि उनकी क्या शक्तियाँ हैं, क्या उनका स्वरूप है, किस तरह से उनका गठन किया जाता है, मंत्री परिषद वगैरह का। और साथ ही जानकारी प्राप्त होगी न्यायपालिका के रूप में उच्च न्यायालय की, कि किस तरह से उच्च न्यायालय का गठन किया गया है, किस तरह से उसकी शक्तियां हैं और किस तरह से उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। हर बार की तरह इस बार भी लेसन की रिकॉर्डिंग की जा रही है क्लास 10th के स्टूडेंट बंडी के द्वारा। और आपसे एक निवेदन है कि इस लेसन को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम विद्यार्थियों तक इसको शेयर करें, जिससे कि उसका बेनिफिट अधिक से अधिक लोग उठा सकें। और साथ ही निवेदन कि लाइक का बटन अवश्य दबाएं। तो प्रस्तुत है रीडिंग केंद्र राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। रीडिंग स्टार्ट हो रही है अब। अध्याय 7 राज्य सरकार। राज्य विधानमंडल का गठन एवं कार्य। संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ में 1 सदन से क्रमशः विधान सभा एवं और विधान परिषद होंगे। प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है। विधानमंडल के इस सदन को विधानसभा कहते हैं। जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन है उसे विधान परिषद कहते हैं। राज्यों के विधानमंडल एक सदनात्मक हो या द्विसदनात्मक, इस बात के निर्णय का अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारतीय संसद को ही है। वर्तमान समय में भारतीय संघ के केवल 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका व शेष राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले इन 7 राज्यों में राज्य विधानमंडल के निम्नलिखित 3 अंग हैं। पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा जिसे प्रथम या निम्न सदन कहते हैं, तीसरा है विधान परिषद जिसे द्वितीय या उच्च सदन कहते हैं। विधानसभा का गठन। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है। पहला सदस्य संख्या। संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी। चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। दूसरा है स्थान आरक्षण। राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां व जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था 95 संवैधानिक संशोधन 2009 के अनुसार जनवरी 2020 ईस्वी तक के लिए है। राज्य के विधानसभा के निर्वाचन के बाद यदि संबंधित राज्य का राज्यपाल यह अनुभव करता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। तीसरा है निर्वाचन पद्धति। आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद सदस्य को छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुनाव होता है। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई गई है। सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य ही है। चौथा, सदस्यों की योग्यताएं। विधानसभा की सदस्यता के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। तीसरा, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किए हुए ना हो। चौथा, वह पागल या दिवालिया घोषित न किया जा चुका हो। पांचवा, वह संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता हो। सदस्यों की सदस्यता का अंत। विधानमंडल के दोनों सदनों की सदस्यता का अंत निम्न में से किसी भी परिस्थिति में हो जाता है।
कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना होगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमंडल और संसद दोनों एक साथ सदस्य नहीं रह सकता है। दूसरा, कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल के संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। तीसरा, यदि किसी सदन के सदस्य हो चुकने के बाद उसमें सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती है या उसमें कोई निर्धारित अयोग्यता पद पैदा हो जाती है। पांचवा है कार्यकाल। राज्य विधानमंडल का कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यपाल द्वारा इसी समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, परंतु यदि संकट काल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा तथा किसी भी अवस्था में संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। छठवां, पदाधिकारी। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, पहला अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। इसके बीच अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है और इन दोनों के विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्तावों को देना आवश्यक है। अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य। विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य निम्न है। पहला, वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। दूसरा, सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने उसका मुख्य उत्तरदायित्व है तथा इस हेतु उसे समस्त आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है। तीसरा, सदन का कोई सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। चौथा, वह सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों को निकाले जाने के आदेश दे सकता है जो असंसदीय या अशिष्ट है। पांचवा, सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित कर सकता है। छठा, वह प्रश्न को स्वीकार करता या नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार करता है। सातवां, वह मतदान पश्चात परिणाम की घोषणा करता है। आठवां, सामान्य परिस्थिति में वह सदन में मतदान में भाग नहीं लेता, लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। नौवां, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है। 10वां, दल बदल संबंधी याचिकाओं का निर्णय देता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। विधान परिषद का गठन। विधानसभा को विधान परिषद की उत्पत्ति, सृजन तथा समाप्ति उन्मूलन के लिए संसद से सिफारिशें करने का अधिकार है। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति के लिए कानून बनाएगी। पहला है सदस्य संख्या। राज्य के विधानमंडल का द्वितीय या उच्च सदन विधान परिषद होता है। संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, पर साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी दशा में उसकी सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को इस संबंध में अवश्य ही अपवाद रखा गया है। दूसरा, सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन। विधान परिषद के लगभग 5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है तथा शेष लगभग 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद के ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं तथा ये चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होंगे। निम्नलिखित निर्वाचक मंडल विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल समस्त सदस्यों का यथाशक्य निकटतम 1/3 उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और ऐसी अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे। विधानसभा का निर्वाचक मंडल कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से करते हैं जो विधानसभा के सदस्य ना हो। स्नातकों का निर्वाचक मंडल यह ऐसे शिक्षित व्यक्तियों का निर्वाचक मंडल होता है जो उस राज्य में रहते हो, जिन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर ली हो और जिन्हें यह परीक्षा पास किए 3 वर्ष से अधिक हो चुके हो। यह निर्वाचक मंडल कुछ सदस्यों की यथाशक्य निकटतम 1/12 भाग को चुनता है। अध्यापकों का निर्वाचक मंडल
इसमें वे अध्यापक होते हैं जो राज्य के अंतर्गत किसी माध्यमिक विद्यालय या इससे उच्च शिक्षण संस्था में 3 वर्ष पढ़ा रहे हो। यह निर्वाचक मंडल कुल सदस्यों को यथाशक्ति निकटतम 1/12 भाग को चुनता है। 5वां, राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य। उपयुक्त प्रकार के कुल सदस्य संख्या के लगभग 5/6 सदस्यों को तो निर्वाचित किया जाता है। शेष कुल संख्या के लगभग 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा इन व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हो। तीसरा है सदस्यों की योग्यताएं। विधान परिषद की सदस्यता के लिए वे योग्यताएं हैं जो विधानसभा की सदस्यता के लिए है। अंतर केवल ये है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचित सदस्यों को उस राज्य के विधान परिषद के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। निर्वाचक मंडलों द्वारा विधान परिषदों के सदस्यों का यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। विधानसभा के निर्वाचक मंडल के अतिरिक्त अन्य तीनों निर्वाचक मंडल संसद कानून द्वारा निश्चित करती है। चौथा है कार्यकाल। विधान परिषद इस दृष्टि से स्थायी है कि पूरी विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती और उसे राज्यपाल द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के सदस्यों तक का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान के लिए नए निर्वाचन होते हैं। 5वां, पदाधिकारी। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है। विधान परिषद को इन्हें पद सटाने का भी अधिकार है। विधान परिषद के अधिकार अथवा शक्ति तथा कार्य। विधान परिषद के अधिकार तथा कार्य का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है। पहला, कानून निर्माण संबंधी कार्य। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं तथा ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। लेकिन इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते या परिषद के समक्ष विधेयक नहीं जाने की तिथि से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता है, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेजती है। यदि परिषद विधेयक को पुनः अस्वीकृत कर देती है अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि में से 1 माह बाद तक विधेयक पास नहीं करती या परिषद विधेयक में पुनः ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते तो विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इस प्रकार विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है। विधान परिषद किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरा, कार्यपालिका संबंधी कार्य। विधान परिषद के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद विवाद के आधार पर मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कर सकती है, किंतु उसे मंत्रिपरिषद को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। यह कार्य केवल विधानसभा के ही द्वारा किया जा सकता है। तीसरा, वित्त संबंधी कार्य। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, विधानसभा में नहीं। विधानसभा जब किसी धन विधेयक को पारित कर सिफारिश के लिए विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। यदि वह 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विधेयक विधानसभा को नहीं लौटाती है तो वह विधेयक विधानसभा को नहीं लौटाती है तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों से पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे विधानसभा ने पारित किया था। राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा की शक्तियां और कार्य। राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका है और संविधान के द्वारा राज्य विधानमंडल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। राज्य विधानमंडल की शक्तियों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। पहला, विधायी शक्ति। राज्य के विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची में और समवर्ती सूची में दिए गए हैं। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, किंतु इसके संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त है। दूसरा, वित्तीय शक्ति। विधानमंडल मुख्यतः विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। आय व्यय का वार्षिक लेखा बजट विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही शासन के द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है। विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है। तीसरा है प्रशासनिक शक्ति।
संविधान द्वारा राज्यों के क्षेत्र में भी संसदात्मक व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमंडल विशेषतया विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से अनेक विभागों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा या आलोचना का प्रस्ताव पास किया जा सकता है या काम रोको प्रस्ताव पास किया जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है, जिसके कारण मंत्रिमंडल को पद त्याग करना होता है। चौथा है संविधान में संशोधन की शक्ति। हमारे संविधान की कुछ धाराएं ऐसी है जिनमें संशोधन के लिए जरूरी है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकृत किया जाए। राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है। राज्य विधानमंडल तो केवल अनुसमर्थन या अस्वीकृत कर सकते हैं। पांचवा, निर्वाचन संबंधी शक्ति। राज्य की विधानसभा को निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राजस्थान विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया व वर्तमान स्थिति। राजस्थान में वर्तमान में राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन ही है, जिसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। विधान परिषद के गठन संबंधी प्रस्ताव विधानसभा ने पास कर केंद्र की अनुमति एवं अनुमोदन हेतु भेजा है। वर्तमान में गठन संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास है, अतः राजस्थान में विधानमंडल का द्वितीय सदन नहीं है। केंद्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। राज्य कार्यपालिका। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल की कार्य एवं शक्तियाँ। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद होती है। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है और इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किया जाता है। उसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल को उसकी कार्य अवधि 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है। राज्यपाल यदि चाहे तो समय से पूर्व भी स्वयं अपने पद त्याग कर सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपराएं। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान लागू होने के बाद से अब तक कुछ स्वयं परंपराएं विकसित हुई है। पहला, राज्यपाल उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्र सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे तथा उससे सहमति प्राप्त करे। पद की योग्यताएं व वेतन। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए 2 योग्यताएं होनी आवश्यक है। प्रथम, वे भारत का नागरिक हो और द्वितीय, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। राज्यपाल संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता और यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उसे अपनी सदस्यता का त्याग करना होगा। राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। वेतन व भत्ते। वर्तमान में राज्यपाल को 1,10,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। उसके अतिरिक्त उसे निःशुल्क निवास स्थान, भत्ते एवं अन्य सब सुविधा प्राप्त होगी जिन्हें संसद कानून के द्वारा निर्धारित करे। राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त और व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है, अतः दोनों की शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत कुछ समानता है। दुर्गादास बसु के शब्दों में थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। राज्यपाल की शक्तियां का अध्ययन अग्रलिखित रूपों में किया जा सकता है। पहला, कार्यपालिका की शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है, जिनका प्रयोग वह स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की वह अधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। राज्यपाल के कार्यपालिका शक्तियां राज्य सूची में उल्लेखित विषयों तक विस्तृत है। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से वह अपने अधिकारों का प्रयोग करता है।
राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में वह नियमों का निर्माण करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है। उसे मुख्यमंत्री से शासन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। वह मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के सम्मुख विचार के लिए रखने को कह सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है, उनके त्याग पत्र स्वीकार करता है और उन्हें मुख्यमंत्री सहित पद विमुक्त भी करता है। दूसरा, विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य की विधायी व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग है और विधायी क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है और व्यवस्थापिका को निम्न सदन विधानसभा को भंग कर सकता है। आम चुनाव के बाद वह विधानमंडल की पहली बैठक को संबोधित करता है और उसके बाद भी वह विधानमंडल को संदेश भेज सकता है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। यदि विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी। कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित रख सकता है। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन ना हो रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों के समान ही मान्यता प्राप्त होगी। वह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने के 6 सप्ताह के बाद तक लागू रहता है। यदि 6 सप्ताह पूर्व विधानमंडल इस अध्यादेश को अस्वीकृत कर दे तो उस अध्यादेश को उसी समय समाप्त समझा जाएगा। कुछ विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को ऐसे लोगों में से नामजद करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो। यदि वह ऐसा समझे कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो वह इस वर्ग के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तीसरा, वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रति वर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है और उसकी अनुमति के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। राज्यपाल विधानमंडल से पूरक, अतिरिक्त तथा अधिक अनुदानों की भी मांग कर सकता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में रहती है। चौथा, न्यायिक शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों पर संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जा सकती है। राज्यपाल राज्य में कुलाधिपति होने के नाते केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें हटा भी सकता है। पांचवा, विविध शक्तियाँ। उपयुक्त के अतिरिक्त राज्यपाल को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है। अब आता है राज्यपाल की स्थिति। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों को निर्वाह करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को इस प्रकार के विवेकात्मक शक्तियाँ प्राप्त है। यद्यपि संविधान के द्वारा राज्यपाल को विवेक शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई है और संसदात्मक शासन की परंपरा के अनुसार उसे यह आशा की जाती है कि वह संविधान प्रधान के रूप में ही कार्य करेगा, फिर भी कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जब वे अपने विवेक का प्रयोग कर सके। ऐसे अवसर निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन। दूसरा, मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना। तीसरा,
विधान परिषद को अधिवेशन बुलाना या सत्र वसान करना। चौथा, विधानसभा का विघटन। पांचवा, मुख्यमंत्री को सूचना प्राप्त कराना। छठा, राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भेजना। सातवां, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजना। आठवां, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देना। नौवां, किसी अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुदेश की याचिका करना। इन सब बातों से ये नितांत स्पष्ट है कि यद्यपि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही वह केवल नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं है। वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्यपाल के शासन में महत्वपूर्ण रूप में भाग ले सकता है। वास्तविक कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद। संविधान द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है और संसदात्मक शासन में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो कि राज्य के विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन। पहला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य की मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इस संबंध में निश्चित परंपरा यह है कि राज्य की विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। दूसरा, मंत्रियों का चयन। अन्य मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री ही करता है और वह मंत्रियों के नामों तथा उनके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। मंत्रिपरिषद का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार माना जाता है। मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो, इसका निर्माण भी मुख्यमंत्री करता है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा सदस्य संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री व्यवहारिक दृष्टि से निम्न बातों को ध्यान में रख सकता है। पहला, राज्य के सभी क्षेत्रों वर्गों को मंत्रिपरिषद में न्याय संगत ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। दूसरा, सामान्यतः प्रधान मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल में से मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है, जिससे मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। तीसरा, मंत्रियों की योग्यताएं। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्त के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसके लिए 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऐसे करने में असफल रहने पर मंत्रिमंडल छोड़ना होता है। चौथा, मंत्रियों का कार्य विभाजन। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रियों में कार्य विभाजन करता है। मंत्री के अधिकार के अंतर्गत प्राय एक ही प्रमुख विभाग होता है, किंतु कभी कभी एक से अधिक विभाग भी रहते हैं। पांचवा, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद ग्रहण के पूर्व मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी होती है। पहली, पद के कर्तव्य पालन की तथा दूसरी, गोपनीयता की। छठा, मंत्रियों की श्रेणियां। राज्यपाल की मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। पहला, कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य। दूसरा, राज्य मंत्री और तीसरा, उपमंत्री। कैबिनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। दूसरे स्तर पर राज्य मंत्री होते हैं। कुछ राज्य मंत्री को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है और कुछ मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्रियों के कार्य के हाथ बटाते हैं। राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री आते हैं, जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। सातवां, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्षीय हो सकता है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्षीय है। आठवां, सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। 9वां, वेतन व भत्ते। संविधान के अनुच्छेद 164(5) के अनुसार मंत्रियों को वेतन तथा भत्ते निश्चित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली। मंत्रिपरिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल ही सबसे महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेता है। मंत्रिमंडल की बैठक प्राय सप्ताह में 1 बार होती है। वैसे मुख्यमंत्री जब चाहे तब उसकी बैठक बुला सकता है। इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम मंत्री करता है। बैठक का कोई कोरम गण पूर्ति नहीं होती है।
मंत्रिमंडल की कार्यवाही के दो प्रमुख नियम है, सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता। मंत्रिमंडल की बैठकों में सामान्यतः सभी निर्णय एक मत से लिए जाते हैं। मतभेद की स्थिति में पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता है और यह निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य तथा गोपनीयता की शपथ ली जाती है और मंत्रिमंडल की कार्यवाही तथा निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना ही बतलाया गया है, किंतु वास्तविक स्थिति नितांत विपरीत ही है। संविधान के द्वारा राज्यपाल को राज्य शासन के संबंध में जो शक्तियां प्रदान की गई है, व्यवहार में उन सबका उपयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और मुख्यमंत्री इन निर्णयों से राज्यपाल को सूचित करता है। पहला, शासन की नीति निर्धारित करना। मंत्रिपरिषद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य शासन की नीति निर्धारित करना है, चाहे गृह विभाग हो या शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा कृषि। शासन की नीति का निर्धारण मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद न केवल नीति निर्धारित करती है वरन उसे कार्य रूप में परिणित करती है। दूसरा, उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। संविधान के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा ये सभी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर ही की जाती है। तीसरा, विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। मंत्रीगण विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों तथा आलोचनाओं का उत्तर देते हैं और शासन की नीति का समर्थन करते हैं। चौथा, कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। मंत्रिपरिषद न केवल शासन वरन कानून निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विधानमंडल में कौन कौन से विधेयक तथा किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे, इसका निर्णय मंत्रिपरिषद को ही करना होता है। पांचवा, बजट तैयार करवाना। राज्य का वार्षिक बजट वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पूर्व वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह बजट मंत्रिपरिषद द्वारा निश्चित की गई नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है। बजट को पारित कराने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। मुख्यमंत्री। राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, अतः राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसे लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 164 में केवल यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। मंत्रिपरिषद राज्य प्रशासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है। मुख्यमंत्री की शक्तियां तथा उसके कार्य का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। पहला, मंत्रिपरिषद का निर्माण। मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कार्य अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों को चयन कर सूची राज्यपाल को देता है, जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री बहुत कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। दूसरा, मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। एक बार मंत्रिपरिषद के निर्माण व उसके सदस्यों में विभागों का बंटवारा कर चुकने के बाद भी वह जब चाहे तब मंत्रियों के विभागों तथा उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। तीसरा है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है तथा उनकी अध्यक्षता करता है। बैठकों के लिए एजेंडा या कार्यसूची मुख्यमंत्री के द्वारा ही तैयार की जाती है। मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार की ही संपादित होती है। चौथा, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। मुख्यमंत्री इस बात का प्रयत्न करता है कि शासन के सभी विभाग, दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद, एक इकाई के रूप में कार्य करे। यदि मंत्रिपरिषद के दो या अधिक सदस्यों में किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उनके द्वारा इन मतभेदों को दूर कर सामंजस्य स्थापित किया जाता है। पांचवा, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री पर यह भार है कि मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करे। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। छठा, विधानसभा का नेता। एक और मुख्यमंत्री शासन का प्रधान है तो दूसरी ओर विधानसभा का नेता भी है।
विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण कार्य उसकी इच्छा अनुसार ही संपन्न होता है। विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की योग्यता, नियुक्ति एवं शक्तियाँ। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसका सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के पश्चात न्यायपालिका में उच्च न्यायपालिका के स्थान आता है। राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्याय की संस्था उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। 2 या अधिक राज्यों के लिए भी एक न्यायालय हो सकता है। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित किए गए। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। इस प्रकार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत राज्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम व राज्यपाल के परामर्श से करता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से करता है। अब है न्यायाधीशों की योग्यताएं। अनुच्छेद 217 2 के अनुसार न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद धारण कर चुका हो। तीसरा, उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। कार्यकाल। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत न्यायाधीश के कार्यकाल संबंधी प्रावधान है। पहला, वह 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। दूसरा, न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। तीसरा, न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीश द्वारा शपथ। अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति की समक्ष शपथ लेगा। न्यायाधीशों का स्थानांतरण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों के वेतन। अनुच्छेद 221 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपए व अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए निम्न व्यवस्था की गई है। पहला, नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया। दूसरा, निश्चित कार्यकाल। तीसरा, संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त चर्चा नहीं। चौथा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद उन न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा जहां वे स्थायी न्यायाधीश रह चुका है। पांचवा, कार्यपालिका से पृथक्करण। उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र एवं शक्तियां। उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र एवं शक्तियां का वर्णन इस प्रकार है। पहला, मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा, रिट अधिकारिता। तीसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। चौथा, अभिलेख न्यायालय। पांचवा, प्रशासन संबंधी शक्तियां। छठा, न्यायिक पूर्वावलोकन। पहला, मूल क्षेत्राधिकार। इसका तात्पर्य है प्रथमतः उच्च न्यायालय द्वारा वादों की सुनवाई करना। यह क्षेत्र है संसद एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद, राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवाद, मौलिक अधिकार व वसीयत, विवाह विधि, कंपनी कानून तथा विवाह विच्छेद आदि के मुकदमे। दूसरा, याचिका अधिकारिता। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार प्रच्छा याचिका जारी कर सकता है। जहां सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकारों के लिए याचिका जारी कर सकता है, वही उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ उन मामलों के लिए याचिका जारी कर सकता है। तीसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार। आयकर, पेटेंट, डिजाइन, उत्तराधिकार आदि मामलों में जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। जब अपराधी को सेशन न्यायालय ने
4 वर्ष के लिए कारावास दंड दिया है या मृत्यु दंड दिया है तो उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। चौथा, अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 215 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और इसका अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। उच्च न्यायालय के निर्णय रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाएंगे और वे अधीनस्थ न्यायालय के लिए कानून की तरह कार्य करेंगे। पांचवा, प्रशासन संबंधी अधिकार। उच्च न्यायालय के प्रशासन संबंधी अधिकार इस प्रकार है। उच्च न्यायालय अपने अधीन किसी न्यायालय के पत्रों निर्णय को मंगवा सकता है और उनकी जांच पड़ताल करवा सकता है। उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वे ध्यान रखे कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा तथा अपने कर्तव्यों का निश्चित विधि के अनुसार ही पालन कर रहा है। यह किसी भी बात को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय में विचार तथा निर्णय लेने के लिए भेज सकता है। छठा, न्यायिक पूर्वालोकन। उच्च न्यायालय केंद्र व राज्य विधायिका व कार्यपालिका के कार्य को वैध या अवैध घोषित कर सकता है। राज्य में विधानमंडल, कार्यपालिका व राज्य न्यायपालिका को राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। पहला, विधानसभा का गठन। पहला, सदस्य संख्या। दूसरा, स्थान आरक्षण। तीसरा, निर्वाचन पद्धति। चौथा, सदस्यों की योग्यताएं। पांचवा, कार्यकाल। छठा, पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। सातवां, अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य। दूसरा, विधान परिषद का गठन। पहला, सदस्य संख्या। दूसरा, सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन। तीसरा, सदस्यों की योग्यताएं। चौथा, कार्यकाल, स्थायी सदन। पांचवा, पदाधिकारी, सभापति तथा उपसभापति। तीसरा, विधान परिषद के अधिकार तथा कार्य। कानून निर्माण संबंधी। दूसरा, कार्यपालिका संबंधी। तीसरा, दंड संबंधी। चौथा, विधानमंडल का या विधानसभा की शक्तियां एवं कार्य। पहला, विधायी कार्य। दूसरा, वित्तीय शक्ति। तीसरा, प्रशासनिक शक्ति। चौथा, संविधान के संशोधन की शक्ति। पांचवा, निर्वाचन संबंधी शक्ति। पांचवा, राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। छठा है राज्यपाल, राज्य का वैधानिक प्रधान, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, पद की योग्यताएं व वेतन। सातवां, राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। पहला, कार्यपालिका शक्तियां। दूसरा, विधायी शक्तियां। तीसरा, विविध शक्तियां। आठवां, मंत्रिपरिषद का गठन। पहला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। दूसरा, मंत्रियों का चयन। तीसरा, मंत्रियों की योग्यताएं। चौथा, मंत्रियों का कार्य विभाजन। पांचवा, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। छठा, मंत्रियों की श्रेणियां। सातवां, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। आठवां, सामूहिक उत्तरदायित्व। नौवां, वेतन या भत्ते। नौवां, मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य। पहला, शासन की नीति निर्धारण करना। दूसरा, उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। तीसरा, विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। चौथा, कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। पांचवा, बजट तैयार करवाना। 10वां, मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। मंत्रिपरिषद के निर्माण। दूसरा, मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन। तीसरा, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। चौथा, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। पांचवा, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता। 11वां, उच्च न्यायपालिका, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। 12वां, न्यायाधीशों की योग्यताएं। भारत का नागरिक 10 वर्ष तथा न्यायिक पद धारण तथा कम से कम 10 वर्षीय अधिवक्ता। 13वां, कार्यकाल 62 वर्ष की आयु। 14वां, शपथ राज्यपाल द्वारा। 15वां, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता हेतु व्यवस्थाएं। 16वां, कार्य और शक्तियां। पहला, मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा, याचिका अधिकारिकता। तीसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। चौथा, अभिलेख न्यायालय। पांचवा, प्रशासन संबंधी और छठा है न्यायिक पूर्वालोकन। तो इस प्रकार से राज्य सरकार लेसन की रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है और इसमें आपने बहुत कुछ जाना विधानसभा के बारे में, विधानमंडल का स्वरूप, इस तरह से विधानमंडल को हम 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। साथ ही राज्यपाल के साथ साथ आपने मंत्रिपरिषद गठन और उसकी शक्तियाँ जाना। साथ ही न्यायालय, तरह पूरे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में, उसी तरह से हर स्टेट में, अधिकतर स्टेट्स में, लगभग पूरे इंडिया में 25 स्टेट में उच्च न्यायालय भी कार्यरत हैं। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ 2 स्टेट मिलकर के एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। और आपसे निवेदन है अंत में हर बार की तरह, प्लीज़ इस रिकॉर्डिंग को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक
पहुंचाने में सहयोग प्रदान करें, ताकि इस रिकॉर्डिंग का लाभ उन तक पहुंचे जिसको इसकी बेहद आवश्यकता है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन और चार चार बार अगर इस रिकॉर्डिंग को कंप्लीट सुना जाए तो फिर तो बहुत बारीकियां जो है वो भी अच्छी तरह से ज्ञात हो जाएगी। और एक छोटा सा संशोधन है कि जिस तरह से आप सभी को मालूम है कि पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश प्रदान किया गया है, और साथ ही इससे यह हुआ है कि वहाँ का विधानसभा और वहाँ की विधान परिषद दोनों ही समाप्त कर दिए गए हैं। तो जैसा कि लेसन में बताया गया है विधान परिषद के बारे में, तो अब इस समय वहाँ पर विधान परिषद नहीं है, ठीक है ना। और वेतन के बारे में बताया गया है, तो वेतन में संशोधन होते रहते हैं। इस लेसन में बताया गया है राज्यपाल का 1 लाख वेतन है, जो कि अब 1 लाख नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा है, संशोधन किए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री, राज्यपाल के साथ साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इनके वेतन में भी संशोधन किए गए हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगली बार एक नए लेसन के साथ।